तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे। एक तो पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ जो हमने डेरिवेशन पढ़े हैं उनके। उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखेंगे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं तापमान गुणांक, तापमान गुणांक। और हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट होगा वो हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल है, आपको करना है सॉल्व इसका। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लेती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यूनिट ऑफ टाइम मिनट दिया हुआ है, तो आपको आंसर भी मिनट में ही लेना है। ऐसा यूनिट सेकंड होता है पर यहाँ मिनट दिया हुआ है। 99.9% कंप्लीट होने में वो कितना टाइम लेगी ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम जब पढ़ते हैं तो हमको रिलेशन ध्यान आनी चाहिए कि जब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा था तो हमने क्या करा था, K 2.303 T log 10 base A नॉट अपन यही पढ़ा था हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे हमको जो ये वाली पहला वाला जो इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन से हम K निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये वाली जब इक्वेशन होगी तो इसके ये भी होगा, ये सब कुछ है हमारे पास। तो उसके बाद हम टाइम निकाल लेंगे। तो पहले हमको ये निकालना है K इस वाले से 50% से। तो क्या करोगे आप, 2.303 यहाँ पे टाइम लॉग हो गया 10 बेस A नॉट, तो A नॉट ही रहेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यहाँ पे 50% रिएक्शन खत्म हो गई। 50% खत्म हो गई मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अब कितनी हो गई, आधी हो गई। तो हम जो A है, A का मतलब क्या होता है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, मतलब बची हुई कंसंट्रेशन, यही होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको A नॉट बाय 2 लिख सकते हैं। अब जब A नॉट बाय 2 लिख सकते हैं तो ध्यान रखना, ये जो इसको इस तरह से आप लिखते हो तो ये कैसा हो जाता है, तो ये इस तरह से हो जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो बचा के यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2.303 log 10 बेस, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो log 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2.303 log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये इसका जो वैल्यू आती है वो आती है 0.06932, और ये यूनिट इसका होगा पर मिनट, ये लगाना नहीं छोड़ना है। तो ये हमारी आ गई K की वैल्यू। अब इस K की वैल्यू का हम यूज़ करेंगे और हमारी जो आंसर है मेन वो निकालेंगे। तो K हमारे पास है, अब हमको निकालना है T। तो पहले क्या था, यहाँ पे K था और नीचे T था। तो अब ये 2.303 यहाँ पे रख दो आप K log 10 बेस, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये A यहाँ पे लिखा हुआ है 99.9% रिएक्शन ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, यही लिखा हुआ है। तो 99.9% अगर रिएक्शन ख़त्म हो गई तो ये जो A है ये क्या है, रिमेनिंग बचा हुआ। तो अब 99.9% अगर ख़त्म हो गई तो बचेगा कितना, 0.1% बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2.303 K की जगह क्या रखोगे आप, 0.0693 log 10 बेस। तो A नॉट की जगह हम 100 रख देते हैं कि पूरा 100% है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो पूरी 100 आएगी। उसके बाद आप A की जगह रख दोगे 0.1, तो आप यहाँ पॉइंट हटा सकते हो और इसको कर दोगे 1000। तो ये क्या हो गया, अगर इसको यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया log 10 बेस। अब मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि log 10 बेस 1000 की वैल्यू क्या होगी। तो आप खुद ही बता दो कि मैं 10 की कितनी पावर लगाऊंगा तो 1000 आएगा, तो 10 की 3 पावर लगाऊंगा तो 1000 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है,
इसका आंसर है 3। तो यहाँ पे हो गया 2.303 0.0693 मल्टीप्लाई बाय log 10 बेस 1000 सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे 3। तो आप अब इन जब सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 99.67 मिनट। यहाँ पे आप पर मिनट लगाने की गलती मत कर देना, क्योंकि ये टाइम है। और अगर हमको यहाँ पे क्या निकाला था, हमने रेट कांस्टेंट निकाला था तो पर मिनट में आया था। ठीक है, तो ये इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। इसको एक बार बिना देखे ट्राई करो, आपसे बनता है नहीं। ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो आप एक थोड़ा सा ध्यान रखो कि कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे A + B प्रोडक्ट है, ये है, या फिर ये ही रिएक्शन है, इस तरह से अगर रिएक्शन है तो ये रिएक्शन होती कैसे है। जैसे अगर इस रिएक्शन को हम लेते हैं तो ये कैसे होगी, ये A होगा, ये B होगा, ये A का मॉलिक्यूल B का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में टकराएंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो रिएक्टेंट होते हैं, एक तो इनका होता है इंपॉर्टेंट होता है कोलिजन। कोलिजन मतलब इनका टकराव। और एक ये जो कोलिजन है वो कोलिजन प्रॉपर एनर्जी के साथ भी होना चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी कोलिजन में तो जो कोलिजन है, जो इसका टकराना है, वो क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कोलिजन और दूसरा कोलिजन होना चाहिए लेकिन एनर्जी के साथ होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो बढ़ती है। तो बढ़ेगी एनर्जी तो कोलिजन सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे। ठीक है, सक्सेसफुल सफल कोलिजन ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, बेसिकली मैक्सिमम केसेस में 99.9% केसेस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट में जो चेंज आया है उसको लेके हम पढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट में क्या चेंज आया है। तो वो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट या तापमान गुणांक। तो उसमें क्या होगा, तापमान गुणांक क्या होगा कि एक तो हम लेते हैं, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो लिया जाता है, K + 10 और K का। तो ये जो रेशियो आता है उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे हमने रेट कांस्टेंट लिया 35 डिग्री सेल्सियस पे और हमने रेट कांस्टेंट लिया 25 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसके साथ चेंज होता है। तो ऑब्वियसली 35 डिग्री पे जो रेट कांस्टेंट लिया जाएगा वो ज़्यादा होगा, वो 25 पे कम होगा। तो ये K35 और K25 का जो रेशियो है उसको ही हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या हिंदी में बोला जाता है तापमान गुणांक। ये कॉन्सेप्ट क्या है, तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। तो अगर ये आएगा ऐसा तो आपको लिखना है। आम तौर पे क्या होता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जब हम 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर रखते हैं दो टेम्परेचर में, तो वो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो 2 आता है, डबल हो जाता है। आम तौर पे ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जैसे एक ये रिएक्शन है, एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, 2HiH2 + I2। तो ये रिएक्शन है आपकी, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 1.8 है, 2 के करीब ही है। ठीक है, बहुत सी रिएक्शन है जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 6 भी होता है और 7 भी होता है। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ अभी ये एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा आपने ये वर्ड सुना होगा शॉर्ट टेम्पर। अभी शॉर्ट टेम्पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप उनको कुछ भी बोल दोगे तो उनको एकदम से गुस्सा आ जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिनको एकदम से गुस्सा नहीं आता। तो आप ध्यान रखना
कि हर किसी का एक लेवल होता है। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जैसे हम ये ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं एनर्जी, यहाँ पे हम रखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन की प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है आपका, तो ये इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ये अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें से एनर्जी निकल रही है, तो जहाँ एनर्जी निकलती है वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। हिंदी में आप देखें इसको क्या बोलते हैं, तो एक्सोथर्मिक वो होती हैं। तो अभी हम इसकी बात ही करेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे देखो आप, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। अब आप देखोगे कि ये जो एक माउंटेन बनी हुई है, ये जो यहाँ पे टॉप बना हुआ है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट इसकी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर हम यहाँ यूनिट लगाते हैं जूल में, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 है ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि अगर इतनी एनर्जी होगी तो क्या होगा, इतनी एनर्जी अगर होगी तो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, इतनी एनर्जी होगी तो ही कोलिजन सक्सेसफुल होंगे। इस टॉप पे आना चाहिए, मतलब एक बार ये एनर्जी यहाँ पहुँच जाए उसके बाद जो है रिएक्शन होना शुरू होगी। तो ये तो किसका कॉन्सेप्ट हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। अब आप अगर देखोगे, अब आप देखो कि इतनी एनर्जी तो है रिएक्टेंट्स के पास, इतनी एनर्जी तो है, कितनी एनर्जी कम पड़ रही है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है एनर्जी कम पड़ रही है। तो ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी का है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल, कि एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब सामने ही दिख रहा है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये वाली एनर्जी निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, ये वाली एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड, और इस एनर्जी में से ये वाला हिस्सा आप माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, ये। तो मैंने यही उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। तो आप इसको अगर हिंदी में बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम बोलेंगे दहली ऊर्जा, और ये जो है आपकी अणुओं की सामान्य अवस्था की औसत ऊर्जा। तो ये हो गया, आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। एक हम पढ़ेंगे आगे अभी अरीनियस इक्वेशन। तो अरीनियस इक्वेशन इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। तो अरीनियस इक्वेशन क्या है, अरीनियस इक्वेशन ये बोलता है कि आप किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें जो रेट में जो इंक्रीज होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। अब ये एक्सपोनेंशियल क्या चीज़ है, इसका मतलब है कि वो पावर में बढ़ेगा। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो पावर में बढ़ेगा। मतलब अगर वो उसका रेट 10 है, रेट कांस्टेंट 10 है, तो वो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चर घातांकी वृद्धि होगी, मतलब एक्सपोनेंशियल वृद्धि होगी। ठीक, तो ये हो गया। अरीनियस इक्वेशन को लिखा ऐसे जाता है के ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए हमारा क्या है, ए को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आवर्ती कारक।
ये हमारा तो पता ही है हमको, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन, एनर्जी, टी हमारा टेम्परेचर, आर हमारा है गैस कांस्टेंट। तो ये सब आपको बताना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेसन में। तो ये अभी इतना हमको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो लेके पढ़ाता हूँ, आपको अगर स्लो लगती है तो आप यहाँ से आपकी जो लेक्चर देखते हो वहीं फीचर है, आप स्पीड को 1.5 या 2 कर सकते हो, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेसन में अरेनियस इक्वेशन देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।